कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है रेक्स रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, हेल्थ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू शम्मी। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप जीवन का असली आनंद ले सकते हैं। इसीलिए अच्छी सेहत है बेहद जरूरी। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान तमाम बीमारियों की चपेट में आ जाता है। इसीलिए हेल्थ मंत्रा में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने का नुस्खा। यूनानी पैथी के जरिए करेंगे आपकी तमाम बीमारियों को दूर, और इस काम में हमारी मदद करेंगे जाने माने यूनानी एक्सपर्ट डॉक्टर असलम जावेद। डॉक्टर जावेद देश विदेश के लाखों मरीजों का यूनानी पैथी के जरिए सफल इलाज पिछले 23 सालों से लगातार कर रहे हैं, और डायबिटीज, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड सी, लीवर प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम में लाखों मरीज उनसे राहत भी पा रहे हैं। तो अगर आपकी भी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। इसी के लिए यूनानी हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता देती हूँ। नंबर है 011-32086442, 011-32086443। मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9891759909। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आप जो भी आपकी बीमारियां हैं उनसे आप निजात पाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए बना है। चारों तरफ से आप निराश हो चुके हैं तो आप एक बार इन नंबर्स पर जरूर कॉल कीजिए। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं खुद डॉक्टर असलम जावेद। सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं बहुत बीमारियों से परेशान रहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण यूनानी पैथी के जरिए देखने को मिली है, क्योंकि हर तरफ से वो कहीं ना कहीं निराश हो चुके हैं और अब एक रास्ता कहीं ना कहीं यूनानी पैथी के जरिए उनको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर यूनानी पद्धति है क्या और किस तरह से आखिर उसमें जो पुरानी बीमारियां हैं उनका इलाज किया जाता है। देखिए, यूनानी चिकित्सा पद्धति जो है वो एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, और इसकी जो शुरुआत हुई सबसे पहले जिस आदमी को कहा जाता है कि फादर ऑफ मेडिसिन थे, जिनका नाम था हिप्पोक्रेट या जिनको बुकरात कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की यूनान में, ग्रीस कहा जाता है जिसको। वहाँ से उनसे पहले ये माना जाता था कि कोई जो है बीमारी नहीं होती है और सिर्फ जादू टोना वगैरह होता है जिसकी वजह से कि बीमार हो जाता है आदमी। वो मानते थे कि ये कुछ ईश्वर का या बुरी शक्तियों का प्रकोप होता है। लेकिन जब हिप्पोक्रेट ने शुरुआत की, उसने एक थ्योरी बनाई जिसको कि ह्यूमरल थ्योरी कहा जाता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति जो है वो बेस है ह्यूमर्स पर, या अखलात उसको कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर जो है पूरा वो 4 द्रव्यों से बना होता है, जिसमें कि सबसे पहले ब्लड, दूसरा फ्लेम या बलगम, तीसरा बाइल, चौथा ब्लैक बाइल। इन 4 चीज़ों से हमारे शरीर की संरचना होती है। ये थ्योरी दी हिप्पोक्रेट ने। यूनानी का जनक उनको माना जाता है, और बाद में एलोपैथिक वाले भी कहते हैं कि हिप्पोक्रेट जो थे फादर ऑफ मेडिसिन थे। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की, इस तिब की या इस चिकित्सा पद्धति की, जिसको कि यूनानी चिकित्सा पद्धति कहा गया। वहाँ से जो शुरुआत हुई यूनान से, ग्रीस से, इस चिकित्सा पद्धति की, उसके बाद ये पर्शियन गल्फ जिसको कहा जाता है, या ईरान इराक वाला जो इलाका है, वहाँ पहुँची ये चिकित्सा पद्धति। इसका जो ट्रांसलेट हुआ बहुत सी किताबों का, वो पर्शियन में हुआ, फारसी में हुआ। उसके बाद ये चिकित्सा पद्धति अरब तक पहुँची। अरब में बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फ़िलासफ़र पैदा हुए जिन्होंने इन किताबों का पर्शियन से तर्जुमा किया या ट्रांसलेट किया अरबिक में। और उस ज़माने के कई बहुत बड़े ऐसे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि जिनको कि पहला सर्जन कहा जाता है दुनिया का, उनका नाम था अबुल कासिम ज़ोहरावी, या अबू कैसस कहा जाता है उनको इंग्लिश में। उसके अलावा अबू अली सीना, जिनको इब्ने सीना कहा जाता है, जिन्होंने कैनन ऑफ मेडिसिन लिखी। और आज कैनन ऑफ मेडिसिन पूरी दुनिया में, क्या वेस्टर्न यूरोप में, उसको एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक है जिसके ऊपर सारा बेस है सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो वहाँ से ये ट्रैवल करती हुई ये चिकित्सा पद्धति आई इंडिया में। अरब्स के साथ, ये अरब्स के द्वारा ये लाई गई हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में जिस समय हमारे यहाँ मुग़लों का राज हुआ करता था, ब्रिटिश राज से पहले, तो उन्होंने इसको काफ़ी जो है आगे बढ़ावा दिया, और उन्होंने कोर्ट फिजिशियंस रखे बाकायदा, जिनको कि कहा जाता था कि शाही हकीम होते थे।
उन्होंने यूनानी की काफ़ी तरक्की की। उसी दौरान जो था अंग्रेज़ों के ज़माने में ही एक बहुत बड़े हकीम थे हिंदुस्तान में, हकीम अजमल ख़ान साहब, जो फ्रीडम फाइटर भी थे और बहुत बड़े हकीम थे। उन्होंने यहाँ दिल्ली में आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज की बुनियाद डाली अंग्रेज़ों के ज़माने में ही। और उसी अंग्रेज़ों का ज़माना जब तक आ चुका था मुग़लों के बाद, और उन्होंने काफ़ी इन तिब्बों को नुकसान भी पहुँचाया, लेकिन फिर भी अजमल ख़ान साहब जैसे लोगों ने और दूसरे और बहुत सारे हकीमों ने इस चिकित्सा पद्धति को ज़िंदा रखा। और आज ये चिकित्सा पद्धति भारत में बहुत मशहूर है और बाकायदा इसको हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने भारतीय चिकित्सा पद्धति में शामिल किया है। और इसके द्वारा हम हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, या जिसको एशियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, वहाँ पर काफ़ी हद तक बहुत पॉपुलर चिकित्सा पद्धति है। और अब तो इस चिकित्सा पद्धति को यूरोप के लोग और दूसरे बहुत से बाहर के कंट्रीज़ के लोग जो है इसको अपनाना चाहते हैं, और उसके लिए हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो कोशिश है आपकी वो रंग भी लाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि खुद मैंने भी देखा है बहुत सारे लोगों को इस पद्धति के बारे में बात करने के लिए लोग जानना चाहते हैं और लोग बहुत सारे शरण में भी आ रहे हैं। इस वक्त मनोज जुड़ गए हैं मेरठ से फोन लाइन पर हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। जी मनोज, बोलिए। मेरा नाम मनोज है, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र करीब 55 साल के आसपास है, 55-56 साल के आसपास। मुझे करीब 5-6 साल से, या बल्कि और 7-8 साल से शुरू हो गया था। थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दमा जो है वो दम उखलता है। रात में पूरी रात नींद नहीं आ पाती है। अर्ली मॉर्निंग में ही एक बार उठना पड़ता है, तेज खांसी आती है। जी जी, ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है जी। इसको कैसे मैं कवर कर सकता हूँ? हालांकि मेरी माताजी को भी ये प्रॉब्लम रही है। जी जी, बिल्कुल। देखिए मनोज जी, ये जो आपकी समस्या है जिसको एस्थमा कहा जाता है या सांस की बीमारी कहा जाता है, इस बीमारी में होता क्या है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके अंदर बहुत छोटे छोटे एल्वुलाई होते हैं जिनके अंदर के बलगम की समस्या हो जाती है। यूनानी चिकित्सा पद्धति में आपका जो रोग है एस्थमा या सांस की जो तकलीफ़ है, सांस लेने में जो परेशानी होती है, आपको नींद नहीं आती है, उसको कहा जाता है बलगमी मर्ज़। यानी ये जो है इसमें बलगम की ज़्यादती हो जाती है शरीर के अंदर, इसलिए समस्या पैदा होती है। आपको सबसे पहले तो ठंडे चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। ठंडी चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और रेक्स रेमेडीज़ जो है हमारी कंपनी, वो बहुत सारी दवाएं इसके लिए बनाती है। सबसे पहले मैं एक दवा का नाम बताना चाहता हूँ। कफोरेक्स सिरप आता है, खांसी के लिए ख़ास तौर से बहुत अच्छा है और बलगम को निकालने में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हब्बे ज़िकुन नफ्स एक गोली आती है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप किसी भी यूनानी डॉक्टर से संपर्क कर लें, यूनानी फिजिशियन से, तो वो आपको बेहतर राय देगा। और फिलहाल जो है आप ठंडी चीज़ों का परहेज़ करें, और जो ऐसा मौसम इस वक्त चल रहा है उसमें बिल्कुल गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मनोज, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको इलाज बता दिया है, आप उसका चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो सीधा डॉक्टर साहब से भी मिल सकते हैं। जो नंबर्स हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, एक बार फिर से मैं नंबर आपको बता देती हूँ, 011-320-86442। इसके अलावा 011-320-86443। मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है 9891759909। फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम आगे बात करेंगे डायबिटीज़ की, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है। तो किस तरह से आखिर यूनानी पद्धति के जरिए डायबिटीज़ का इलाज संभव है। दिमागी काम करने वालों के लिए रेक्स का वरदान। रेक्स की दिमागी आंवला, ब्रह्मी, काजू, बादाम और खजूर जैसी 14 जड़ी बूटियों से तैयार रेक्स की दिमागी। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, जो याद करता है भूल जाता है? तो उसको रेक्स की दिमागी खिलाओ। दिमाग रहे चुस्त, बच्चा रहे दुरुस्त। रेक्स की दिमागी। शहद, कुदरत का अनमोल खजाना। अब शहद 3 फ्लेवर्स में। रेक्स हर्बल हनी लाइम, हनी जिंजर, हनी कलौंजी। रेक्स हर्बल हनी 100% प्योर और स्वादिष्ट। रेक्स कलौंजी ऑयल, ये है 99 मर्जों की एक दवा। इसमें है बड़े बड़े गुण, हार्ट, जोड़ों के दर्द और शुगर में मुफीद है। रेक्स कलौंजी ऑयल 100% शुद्ध। ब्रेक के बाद हमारे इस खास
कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर असलम जावेद इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो कि काफी ज्यादा लोगों को आजकल परेशान कर रही है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे क्या, क्योंकि एक बार जो इंसान इसकी चपेट में आ जाता है वो काफी ज्यादा जिंदगी भर ही परेशान रहता है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, डायबिटीज आखिर होती क्या है और किस वजह से इंसान आखिर डायबिटीज का शिकार हो जाता है? देखिए, डायबिटीज़ या शुगर जिसको कहा जाता है आम लैंग्वेज में, शुगर का बढ़ जाना, ब्लड शुगर का जो लेवल है वो हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाना, उसको शुगर कहा जाता है। ब्लड शुगर का लेवल बढ़ भी सकता है, घट भी जाता है, दोनों तरीके हो सकते हैं। शुगर जो है या डायबिटीज़ जो है उसके होने का कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शुगर या डायबिटीज़ को जो होने का सबसे बड़ा कारण होता है, हमारे शरीर में एक अंग होता है जिसको कि हम पैंक्रियास या अग्नाशय कहा जाता है। उसके अंदर जो है हमें इंसुलिन पैदा होता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, उसको जांच परख करता है कि कितनी शुगर की हमें ज़रूरत है और कितना लेवल हमारा नॉर्मल रहना चाहिए। तो सही और असली काम किसका होता है? जिसको कि अग्नाशय कहते हैं या पैंक्रियास कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, इसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले तो इसको कहा जाता है आजकल शुगर को कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, यानी हमारी ज़िंदगी या दिनचर्या जो है हमारी उससे जुड़ी हुई है। दूसरी बात ये होती है कि जो बहुत ज़्यादा सोच विचार और फिक्र और टेंशन आजकल हर इंसान को है, उसकी वजह भी एक कारण होती है। तीसरी बात, इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहा जाने लगा है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि किसी की भी इम्यूनिटी लेवल में किसी भी तरह के इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स असर करते हैं, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ घट सकती है या बढ़ सकती है। तो डायबिटीज़ जो है आजकल एक ऐसी बीमारी है जो कि हिंदुस्तान में हमारे हर चौथे या तीसरे आदमी को डायबिटीज़ है। अभी एक सर्वे हुआ पूरे दुनिया का जिसमें ये पाया गया कि डायबिटीज़ की जो कैपिटल है शायद वो हिंदुस्तान ना बन जाए, क्योंकि इतने लोग आजकल इससे पीड़ित हैं। हमारे भारत में जनसंख्या भी काफ़ी है और इस तरह की प्रिकॉशंस लोग ज़्यादा लेते नहीं हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं रखते हैं। बैलेंस डाइट एक बहुत ज़्यादा ज़रूर होती है किसी भी इंसानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज या व्यायाम जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसान को अपने जिस्म का ख्याल रखना है, उसको स्वस्थ रखना है, तो हमें जो है एक तो बैलेंस डाइट यानी ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थवर्धक है, और दूसरा ज़रूर हमें व्यायाम के लिए 20-25 मिनट जो है डेली निकालने चाहिए। तो शुगर इसीलिए ज़्यादा बढ़ रही है आजकल लोगों को कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, टेंशन्स में रहते हैं, और इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गया है हम लोगों का कि हमारे पास वक्त नहीं होता है, समय नहीं होता है। तो इसके लिए हमें ये इसके मुख्य कारण होते हैं। और देखिए, डायबिटीज़ दो तरह की होती है, एक को कहा जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस और एक को कहा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस की फिर किस्में होती हैं, एक को कहा जाता है सेकेंडरी डायबिटीज़, दूसरी को कहा जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, तीसरी को कहा जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और डायबिटीज़ इंसिपिडस को, जिसको कि ज़ियाबती से गैर शक्री, यानी उसके अंदर शुगर की ज़्यादा मात्रा नहीं होती है, उसमें यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो है उसको जो है ज़ियाबतीस गैर शक्री या उसको जो है डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा जाता है। दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं और इनका इलाज जो है बहुत अच्छे तरीके से यूनानी चिकित्सा पद्धति में किया जा सकता है। बिल्कुल। और इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शाहजहांपुर से रजनीश है हमारे साथ। जी रजनीश, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? जी, मुझे डायबिटीज है। कभी आपने डायबिटीज़ शुगर चेक कराई अपनी? जी नहीं। अच्छा, देखिए आप ऐसा करिए रजनीश जी, डायबिटीज़ जो है सबसे पहले इसके लिए एक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है जिसको कि ब्लड शुगर लेवल कहते हैं, उसको चेक करना चाहिए। एक तो खाली पेट जिसको फास्टिंग कहा जाता है, और दूसरा जिसको कि खाने के 2 घंटे बाद कहा जाता है। सबसे पहले आप उसको फास्टिंग और पीपी कहते हैं, आम